सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ओके सो जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड टर्म का सिलेबस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और सेकेंड टर्म के सिलेबस में हमने नेशनल इनकम का चैप्टर स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा तो आपको तो पता होगा टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएरी गुड्स, फाइनल गुड्स, हम ये सब डिस्कस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो अब तक हम नेशनल इनकम के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लाइव डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो भी रिकॉर्डेड देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहां तक क्लियर हो जाएंगे। आज ये हमारे पास थर्ड लेक्चर है और इसमें हम आगे बढ़ेंगे, रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई लेक्चर फर्दर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स अभी हमारे साथ लाइव जुड़ सके और अगर आपका कोई डाउट होगा तो वो भी हम लाइव सॉल्व कर सकेंगे, है ना। आपके कमेंट्स हमें सभी विजिबल हैं, ठीक है। हेलो अर्जुन, मीट, प्रियंका, निशा, चॉक इन स्कूल विल बी इंटरमीडिएट गुड्स, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस सेशन में। हेलो राज, कैसे हैं आप। चलिए आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने नेशनल इनकम के चैप्टर से ही। टाइप्स ऑफ गुड्स में हमारे पास कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फर्दर कंटिन्यू करने से पहले भाई एक बार हम आपके लिए रिकैप कर दें ताकि आपके माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दोबारा से हो जाए जो हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। एक बार रिकैप कर देते हैं, तब तक आप अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लाइए। जितने भी ग्रुप्स में आप एडिड हो उन सभी ग्रुप्स में हमारा ये लिंक बस शेयर कर दो तो आपके सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो एक बार हम रिकैप कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ गुड्स में अगर हम डायरेक्टली बात करें तो एक तरफ हमारे पास होती है फाइनल गुड्स जो कि फाइनली कंजम्पशन पर्पस के लिए तैयार होती हैं, उनके ऊपर कोई और एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको डायरेक्टली उठाएंगे, कंज्यूम करेंगे। लेकिन लेकिन फाइनल गुड्स फर्दर 2 तरह की होती है। भाई अगर एक हाउस होल्ड कंज्यूमर फाइनल गुड्स को कंज्यूम कर रहा है अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो वो क्या कहलाएंगी, कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही गुड्स एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन पर्पस के लिए तो उसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे, लेकिन कौन से वाली, प्रोड्यूसर की। हेलो रुचि, कैसे हैं आप। सो प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स। इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि इंटरमीडिएरी गुड्स भी होती हैं, याद है ना। इंटरमीडिएट गुड्स ये वो गुड्स होती हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए अभी तैयार नहीं है, ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, इनके ऊपर ना कोई और एडिशन होने वाला भी रहता है, अभी इसको आप फाइनली कंज्यूम नहीं कर सकते। ये वो गुड्स होती हैं जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में बाय और सेल की जाती है, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच देता है और इसको एज एन इनपुट यूज किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है यहां तक, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। हेलो शिवानी। देखो अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स फर्दर कितने तरह की होती है, ड्यूरेबल होती है ना। इसके बाद सेमी ड्यूरेबल भी होती है, नॉन ड्यूरेबल भी होती है और सर्विसेज, यानी 4 कैटेगरीज हैं कंज्यूमर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स की भी 2 कैटेगरीज हैं, पहला ड्यूरेबल एंड सेकंड नॉन ड्यूरेबल। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे, इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे
और आज के इस कॉन्सेप्ट में आपको कैपिटल गुड्स भी समझ आ जाएगा, कंज्यूमर गुड्स भी समझ आ जाएगा और सबके बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो करें स्टार्ट, तैयार हैं? चलिए आ जाइए, जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो कंज्यूमर गुड्स से स्टार्ट करेंगे और उनकी कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। जहां पर डाउट होगा वहां पर आप जरूर पूछ लीजिएगा, आपके सारे कमेंट्स हमें इजीली विजिबल है, कोई डाउट रहेगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, देखो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज की जाती हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ये वो गुड्स होती हैं जो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी हैं, इनके ऊपर कोई और एडिशन होने वाला नहीं रहता। ये ऐसे गुड्स होती हैं जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए परचेज की जाती हैं और ये किसी ना किसी पर्सन की सेटिस्फेक्शन को पूरा करती हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो, दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, ऐसे प्रोडक्ट्स जो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए परचेज किए जाते हैं, उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ये वो गुड्स हैं जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए होंगी, इनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता, इनको प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता। इट मीन्स दोज गुड्स विच आर नॉट परचेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। क्योंकि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स जो परचेज किए जाते हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, वो तो इंटरमीडिएरी होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, जो फाइनल कंज्यूम कर लिए जाएंगे वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके द्वारा आइसक्रीम परचेज की जाती है इतनी ठंडी में, है ना, आइसक्रीम या फिर गुलाब जामुन गरम गरम हॉट हॉट, अगर आपके द्वारा ये ऑर्डर प्लेस किया जाता है अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन जिस बंदे से आपने वो स्वीट्स परचेज किए, उसके लिए वो इंटरमीडिएरी है। पता है ना, हमने आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं और इंटरमीडिएरी कौन सी होती हैं। याद है? रूल नंबर 1, एंड यूजर कौन है, आपको देखना है कि एंड यूजर कौन है, और सेकंड आपको क्या देखना है, यूसेज क्या है। ये दो चीजें देखनी है। एंड यूजर कौन है? मैं हूं। मैंने करना क्या है? वो गुलाब जामुन ईट करना है, कंज्यूम करना है, ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले। तो मेरे लिए गुलाब जामुन क्या है? कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो मेरी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वही गुलाब जामुन है, कोई चेंज नहीं हुआ है, वही गुलाब जामुन है। अब शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, शॉपकीपर ने वो गुलाब जामुन बनाए हैं, यूसेज क्या है उसकी? वो क्या करेगा उनका? बेचेगा, सेल करेगा, यानी कंज्यूम तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएरी होगा। सो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए परचेज की जाती हैं। सर फाइनल यूजर में सिर्फ हाउस होल्ड कंज्यूमर आते हैं और कोई नहीं आता? नहीं भाई, हाउस होल्ड जैसे आम बंदे वो तो आते ही आते हैं, फाइनल कंज्यूमर वही होते हैं। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट भी फाइनल कंज्यूमर होती है। भाई जब आप गवर्नमेंट ऑफिसेस जाते हो तो गवर्नमेंट ऑफिस में टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, पड़ा होता है ना भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज चेयर पर बैठे होते हैं, सामने टेबल रखा होता है। तो गवर्नमेंट भी परचेजिंग करती है। हाँ, उनका फाइनल कंजम्पशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, हैं वो भी फाइनल कंज्यूमर। सो परचेज किसी के द्वारा भी किया जाए, चाहे मैं परचेज कर रहा हूं, चाहे आप परचेज कर रहे हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव परचेज कर रहा है, दो चीजें देखनी है आपने। पहला, एंड यूजर कौन है,
और उसकी यूसेज क्या है। सो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो घर में इस्तेमाल होती हैं चीजें, मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, फैन, टेबल, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, आप मोबाइल भी यूज करते हो ऑब्वियसली, अभी यूज ही कर रहे हो, इसके बाद टेबल फैन, जो भी यूज कर रहे हो घर में, हाउस होल्ड कंज्यूमर, आप हाउस होल्ड कंज्यूमर हो, आपके द्वारा घर में जो भी फाइनल कंजम्पशन की जा रही है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाती है, क्योंकि आप उसके फाइनल यूजर हो। सेकंड, गवर्नमेंट एजेंसी, वेलफेयर एजेंसीज, गवर्नमेंट भी फाइनल कंजम्पशन करती है। अब मान लो आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में विजिट करना है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जब आप विजिट करते हो तो वहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो टेबल पर, चेयर पर, है ना, अपना वर्क कर रहे होते हैं, तो उनके द्वारा ये जो यूज किया जा रहा है चेयर और टेबल, ये उनका फाइनल कंजम्पशन है। उन्होंने आगे तो नहीं बेचना ना, उन्होंने आगे नहीं बेचना है, तो ये उनकी फाइनल कंजम्पशन है। ऐसे ही एनजीओज भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, ये भी फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं। यानी इन शॉर्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट इनपुट के तौर पर यूज नहीं कर रहे हो, रीसेल करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। हेलो रेशम, कैसे हैं आप? अब कंज्यूमर गुड्स की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो मैंने बता दिया 4 तरह की होती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। एक एक करके बताते हैं, बहुत ही आसान है। अगर मैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की बात करूं, भाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक बार परचेज करने के बाद सालों तक चलते हैं और उनको दोबारा से रिप्लेस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फैन है, साइकिल है, कंप्यूटर है, कार है ना, फर्नीचर है, जो भी आप यूज कर रहे हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन, वो आपकी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। सेमी ड्यूरेबल कौन सी होती है? ड्यूरेबल का मतलब जो लंबा टिकती है, लंबी देर तक चलती है, जल्दी खत्म नहीं होती। सेमी का मतलब क्या हुआ? सेमी ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेबल तो है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, सेमी ड्यूरेबल है। यानी जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होती है, विद इन 1 ईयर या 1 साल से पहले उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जैसे क्लोथ्स और कुछ फर्नीचर्स, कुछ छोटे मोटे फर्नीचर्स होते हैं जो 1 साल से कम ही चलते हैं, तो ये भी कंज्यूमर गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल। नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक बार कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाती हैं, जो लंबे समय तक, क्या ज्यादा देर तक भी नहीं टिकती हैं। आपने कंज्यूम किया, उसको यूज किया, एक बार की यूसेज के बाद वो खत्म हो गया। जैसे पेट्रोल, भाई आप अपनी कार, एक्टिवा, बाइक जिसमें भी डलवाते हो, उसके बाद कंज्यूम करने के बाद खत्म हो जाता है। इंक यूज करते हो, खत्म होती जाती है। मिल्क, गैस, वेजिटेबल्स, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट कंज्यूमर गुड्स हमारे पास आती हैं सर्विसेज। अब सर्विसेज के बारे में तो आपको पता है, ये इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल, जैसे गुड्स टेंजिबल होती हैं जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं। होती तो ये भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हमारा लेक्चर अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, कोई ना कोई नेटवर्क सर्विसेज आप यूज कर रहे हो ना, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, कोई ना कोई तो सर्विसेज यूज कर रहे होगे, बीएसएनएल, एमटीएनएल। सो वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सर्विसेज जो इंटेंजिबल हैं, जो दिख नहीं रही हैं लेकिन फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो, ये भी तो कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। डॉक्टर की सर्विसेज, बीमार हो जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो, कोई केस करना होता है लॉयर के पास जाते हो, अपनी रिटर्न्स फाइल करवानी होती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, सीए के पास जाते हो, तो ये सब सर्विसेज है। तो सर्विसेज भी जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता, सर्विसेज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, या फिर आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर को कि डॉक्टर 10 दिन बाद मैं बीमार होने वाला हूं, कृपया करके मेरे को दवाई अभी लिख कर दे दो,
या फिर आप मेरी सर्विसेज अभी दे दो, मेरा बुखार अभी चेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज दे दो। सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती, ये एट अ टाइम डिलीवर की जाती है। सो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज भी यूज होती हैं और ये कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। अच्छा, मिक्सर ड्यूरेबल गुड्स होंगी बिल्कुल, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती हैं। और कोई डाउट यहां तक? आसान है कॉन्सेप्ट, ये वाला आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। अब देखो, मैंने आपको यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बताया था। फाइनल गुड्स दो तरह की होती हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के द्वारा यूज की जाती है अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ये ड्यूरेबल हो सकती हैं, सेमी ड्यूरेबल हो सकती हैं, नॉन ड्यूरेबल हो सकती हैं या फिर सर्विसेज हो सकती हैं। ऐसे ही अगर अब मैं आपको प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में बताऊं, प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती हैं। भाई प्रोड्यूसर गुड्स पता है ना, वो गुड्स जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज की जाती हैं, काय को, ताकि प्रोडक्शन की जा सके, फर्दर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सके। अच्छा, अब प्रोड्यूसर की गुड्स दो तरह की होती है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। सिंपल वही, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो लंबे समय तक एक प्रोड्यूसर यूज करता है अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके, फर्दर गुड्स मैन्युफैक्चर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन, मान लो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने शू बनाने के लिए एक मशीन परचेज की, तो मशीन प्रोड्यूसर ने परचेज की है प्रोडक्शन करने के लिए, क्या कहलाएगी? प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल गुड, प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल गुड। और इसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो, इतनी डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा। प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाने वाली वो सारी गुड्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होती हैं, जिनकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन की जाती है, उनको हम प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल माने, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक चलती है, ड्यूरेबल, है ना। सो फॉर एग्जांपल मशीन, मशीन प्रोड्यूसर की एक ड्यूरेबल गुड्स है, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज की जाती हैं। अब एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो मशीन परचेज करती है शूज बनाने के लिए, तो मशीन जो परचेज की गई है वो शूज बना रही है ना, यानी प्रोडक्शन में मदद कर रही है ना, फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है ना, प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल गुड्स, और इनको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट ही कहलाती हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही ये कह सकते हो, ऑल एसेट्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कैपिटल गुड्स। ऑल एसेट्स, भाई ऑल एसेट्स नहीं हो सकता है, ऑल एसेट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर के पास फर्नीचर भी होता है। फर्नीचर प्रोड्यूसर के गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाई जा सकती। क्यों? क्योंकि फर्नीचर फर्दर प्रोडक्शन में तो यूज नहीं हो रहा है, टेबल पड़ा हुआ है, उस टेबल से क्या फर्दर गुड्स बनाई जा सकती हैं? नहीं। सो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं, ध्यान से देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती हैं, काय को, ताकि फर्दर गुड्स मैन्युफैक्चर किया जा सके, ताकि फर्दर गुड्स बनाई जा सके। सो यहां पर देखो क्या लिखा है, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यहां पर हाईलाइट वर्ड क्या है? यहां पर हाईलाइट वर्ड है अदर गुड्स, मतलब बाकी की गुड्स को बनाने के लिए, बाकी की गुड्स को बनाने के लिए अगर प्रोड्यूसर के द्वारा एक ऐसी गुड्स यूज की जाती हैं
जो मैन्युफैक्चरिंग में मदद करती है वो तो मशीन नहीं होती है मैक्सिमम टाइम, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। एक तरह से ये फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में होती हैं और इनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, इनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। क्लियर? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर्स की वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में मदद करती हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्दर गुड्स को बनाने में मदद करती हैं। जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मशीन परचेज की जो शूज बनाती है, तो मशीन कैपिटल गुड्स हुई ना, क्योंकि वो और भी गुड्स बनाने में मदद करती है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि प्रोड्यूसर की कुछ गुड्स नॉन ड्यूरेबल भी होती हैं। नॉन ड्यूरेबल मतलब यूज की और खत्म। नॉन ड्यूरेबल का मतलब यही होता है ना, जो लंबे समय तक नहीं चलती, इस्तेमाल की जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने शू बनाने के लिए रबड़ परचेज की। शूज के लिए रबड़ परचेज की जाती है ना, उनके सोल के लिए। तो रबड़ परचेज की गई ताकि शूज बनाए जा सकें। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के द्वारा यूज हो रहा है, यानी ये प्रोड्यूसर की गुड्स हैं। कौन सी वाली? नॉन ड्यूरेबल। सो प्रोड्यूसर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वो गुड्स जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाती हैं, इनको हम नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। और इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। याद है कि भूल गए? वो गुड्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज की जाती हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर की ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल ये दो टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं। ड्यूरेबल यानी जो लंबे समय तक टिकेगी, चलेगी, और नॉन ड्यूरेबल जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाएगी। ड्यूरेबल में वो प्रोडक्ट्स जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और नॉन ड्यूरेबल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर शूज बनाने के लिए रबड़ परचेज कर रहा है, रबड़ उसका रॉ मटेरियल है और ये एक बार इस्तेमाल करेगा तो खत्म हो जाएगा। तो इनको हम नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, जिनको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, आपके बुक्स में भी दिया होगा। लिखा हुआ है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जस्टिफाई। ये कह रहे हैं कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर की गुड्स होती हैं, लेकिन जितनी भी प्रोड्यूसर की गुड्स होती हैं वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो? ऑब्वियसली यस। यहां पर देखो, मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम बनाकर दिखाया ना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं, जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर की गुड्स होती हैं। तो बिल्कुल सही भाई, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं ना जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, वो तो प्रोड्यूसर की गुड्स ही कहलाएंगी, ड्यूरेबल वाली। याद है ना, मैंने अभी यहां पर लिखा है प्रोड्यूसर की ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि मशीन कैपिटल गुड्स है। सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं, जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर की गुड्स होती हैं। लेकिन प्रोड्यूसर की सारी गुड्स क्या कैपिटल गुड्स होती हैं? नहीं भाई, प्रोड्यूसर तो दो तरह के प्रोडक्ट्स यूज करता है।
ध्यान से सुनो, जो प्रोड्यूसर है वो दो तरह के प्रोडक्ट्स यूज करता है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वालों को हम कैपिटल गुड्स कह देते हैं, नॉन ड्यूरेबल वालों को हम इंटरमीडिएट गुड्स कह देते हैं। इसका मतलब प्रोड्यूसर की सारी गुड्स कैपिटल गुड्स हो ही नहीं सकती। प्रोड्यूसर की कैपिटल गुड्स अलग होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स अलग होती हैं। अगर मैं ये कहूं कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर की गुड्स हैं, सही है, लेकिन क्या प्रोड्यूसर की सारी गुड्स जिसमें ड्यूरेबल भी है नॉन ड्यूरेबल भी है, वो सभी कैपिटल गुड्स कहलाएंगी? मतलब मैं रॉ मटेरियल को भी कैपिटल गुड्स कहना शुरू कर दूं? बोलो। जस्टिफाइड रीजन है, सिंपल रीजन है। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, यानी वो प्रोड्यूसर की गुड्स हैं। लेकिन प्रोड्यूसर की सारी गुड्स क्या कैपिटल गुड्स कहलाई जा सकती हैं? नहीं, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर तो रॉ मटेरियल भी यूज करता है। तो क्या मैं रॉ मटेरियल को कैपिटल गुड्स कह दूं? नहीं। अब मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। प्रोड्यूसर गुड्स का कुछ एग्जांपल बताएं ज्योति। प्रोड्यूसर गुड्स का हमने यहां पर एग्जांपल बताया, तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी गुड्स यूज की जाती हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, जो ड्यूरेबल नेचर की होती हैं जैसे कि मशीन, और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर के द्वारा कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी यूज की जाती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, शूज बनाने के लिए रबड़। तो ये एक एग्जांपल ही हमने दी है। क्लियर है? अच्छा, अब हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। कैपिटल गुड्स केवल और केवल फिक्स्ड एसेट्स को कहा जाता है। एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो फिक्स्ड एसेट्स यूज की जाती हैं फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? कैपिटल गुड्स वही गुड्स होती है ना। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती हैं। इसमें फिक्स्ड भी आती हैं, ड्यूरेबल नेचर की फिक्स्ड एसेट्स भी आती हैं, और इसमें नॉन ड्यूरेबल नेचर की रॉ मटेरियल भी काउंट की जाती है। प्रोड्यूसर गुड्स में हम ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों काउंट करते हैं। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा दिया। ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए होती हैं, जो फिक्स्ड नेचर की होती हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी। नॉन ड्यूरेबल जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाती हैं जैसे कि रॉ मटेरियल। अच्छा, कैपिटल गुड्स में केवल फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन ड्यूरेबल दोनों आती हैं। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स कहला सकती हैं, सही। क्या प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं? नहीं भाई, प्रोड्यूसर के पास दो तरह की गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वाले को हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं, लेकिन नॉन ड्यूरेबल वाले को तो नहीं कह सकते ना। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई या थोड़ा और इलैबोरेट कर दें? YouTube की जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं भाई बता दें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लाइव क्लासेस को इनरोल कर लीजिए, उनके ऊपर रिमाइंडर सेट कर लीजिए। अच्छा, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक तरफ है आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स और एक तरफ आपके पास है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबल नेचर की गुड्स काउंट की जाती हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी। प्रोड्यूसर गुड्स में हम ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों को काउंट करते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अच्छा, क्या मैं कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स कह सकता हूं? कह सकता हूं, क्योंकि भाई कैपिटल गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। हेंस कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन
क्या मैं प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स कह सकता हूं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों आती हैं, जबकि कैपिटल में तो सिर्फ ड्यूरेबल है ना, नॉन ड्यूरेबल तो है ही नहीं। सो यही रीजन है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्लियर? भाई आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, है ना, आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो अपनी स्टडीज के लिए। हम एनसीईआरटी, संदीप गर्ग और टीआर जैन, वीके पब्लिकेशंस की मैक्सिमम यही यूज करते हैं। अच्छा, यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है अपनी प्रोडक्शन करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है, मार्केट में आउटपुट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज होता है। क्योंकि भाई अगर आप किसी भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपने एक नई बिल्डिंग परचेज की, एक लैंड परचेज किया, एक मशीनरी परचेज की, या फिर आपने रॉ मटेरियल ही परचेज क्यों ना किया हो, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि भाई रॉ मटेरियल लोगे, गुड्स बनाओगे और बेचोगे, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो चाहे आपने पैसा इन्वेस्ट किया हो फिक्स्ड एसेट्स में, चाहे आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो स्टॉक में, गुड्स में, प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में इनकम को इंक्रीज करता है, मनी को इंक्रीज करता है, मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है और प्रोडक्शन, आउटपुट भी बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मार्केट में क्या होता है, कैपिटल की फॉर्मेशन होती है, यानी कैपिटल बढ़ती है और इससे मार्केट में इनकम का फ्लो भी बढ़ता है। इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम, इन द मार्केट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, कि अगर मार्केट में इनकम इंक्रीज हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मनी का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। सर ये इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपने कहां से स्टार्ट कर दिया? भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो नेशनल इनकम में कैलकुलेशन करते टाइम आपको इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी हम नेशनल इनकम के मेथड्स भी करेंगे आने वाले सेशंस में, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो उसके लिए आपका बेस तैयार हो रहा है। टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करना है। सो कोई भी पैसा अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, एज द प्रोड्यूसर, एज द बिजनेस ओनर, एज द गवर्नमेंट पर्सन, क्योंकि भाई पैसा तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है ना, पैसा तो मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, मान लो कि मैंने अपने रहने के लिए एक नया घर परचेज किया, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट चाहे प्रोड्यूसर करे, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे हाउस होल्ड पर्सन करे, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मार्केट में इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और मनी का फ्लो बढ़ता है। इससे मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब मार्केट में फ्लो बढ़ता है इनकम का। सो इन शॉर्ट, it can be in the form of investment over the machines, tools, equipments, implements, buildings, office space, storehouse, infrastructure like road, bridge, airport, jet, lights. ये सब एग्जांपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के। मतलब पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट किया हो उसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में हम काउंट करेंगे। आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। एक चीज बस ध्यान रखना, नोट यहां पर हमने दिया हुआ है ना, नोट,
इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी आइटम के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आउटफ्लो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी मशीन की रिपेयरिंग करवाते हो, मेंटेनेंस करवाते हो, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? भाई वो तो चार्जेस कहलाए जाते हैं, रिपेयरिंग चार्जेस कहते हैं हम उनको, रिपेयरिंग चार्जेस। तो वो इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होंगे, ये याद रखना। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय आपको याद होना चाहिए कि रिपेयरिंग चार्जेस आर नॉट द पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि चाहे पैसा इन्वेस्ट किया जाए फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, चाहे पैसा इन्वेस्ट किया जाए इन्वेंट्री के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो मान लो आपने एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड परचेज किया, ठीक है, आपने एक लैंड परचेज किया, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग एस्टेब्लिश की, बिल्डिंग बनाने के बाद आपने एक मशीन भी परचेज की। ये सब क्या है आपकी? नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है ना। कौन सी? बताओ जल्दी से कमेंट में, कौन सी? इन्वेंट्री या फिक्स्ड? इन्वेस्टमेंट की दो कैटेगरीज हैं, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। भाई यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एक फिक्स्ड सोर्स के ऊपर, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मान लो आपने शूज मैन्युफैक्चर करने हैं, शूज मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने रबर परचेज की, रबर जो कि आपका रॉ मटेरियल है। इसके साथ आपने सिंथेटिक क्लोथ भी परचेज किया जो अपर मटेरियल बनेगा, जो शूज का अपर मटेरियल बनेगा। रबर तो लोअर मटेरियल हो गया ना, जो अपर मटेरियल है उसके लिए आपने एक क्लोथिंग परचेज की। तो ये आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड ज्योति, अदिति, वेरी गुड, खुशी। ये क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चाहे पैसा इन्वेस्ट किया जाए फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और चाहे पैसा इन्वेस्ट किया जाए इन्वेंट्री के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों की एक्सप्लेनेशन आपके सामने गिवन है। इन्वेस्टमेंट ओवर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर पैसा क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? ताकि बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की जा सके, मतलब पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा प्रोडक्शन की जा सके। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों होती है? ताकि बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज की जा सके, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल किए जा सके। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट की टाइप्स में से फिक्स्ड और इन्वेंट्री मैंने बता दिया। ग्रॉस और नेट हमारा रहता है, ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया। जब भी कोई पर्सन फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती हैं, इट डजंट मैटर कि पैसा किसने इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट भी कर सकती है, बिजनेसमैन भी कर सकता है, हमारे जैसा आम बंदा, हाउस होल्ड पर्सन भी फिक्स्ड एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। नो डाउट कि किसने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इकोनॉमी में इसका कोई बेनिफिट है? जिस प्रोड्यूसर ने पैसा इन्वेस्ट किया है क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा? नंबर 1, इट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई मान लो आपका बिजनेस है, आपने एक नई एसेट परचेज की, तो क्या इससे आपके बिजनेस की एसेट की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। पहले के मुकाबले आपके पास ज्यादा एसेट्स होंगी, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का ज्यादा स्टॉक होगा,
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल इंक्रीजेस, it will increases the stock of fixed assets. Second, it also increases the size मतलब आपका बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है ना, उसका साइज बढ़ जाएगा, आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपने एक नई मशीन ली है तो आप अपने बिजनेस को भी थोड़ा एक्सपेंड करोगे। सेकंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट, भाई अगर आपने नया फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो ऑब्वियसली आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। पहले मान लो आपके पास एक मशीन थी और आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अब आपके पास 2 मशीन है तो आप उसको यूज करके 2000 3000 जितनी उसकी कैपेसिटी है अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और भाई जब फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, नई एसेट एक्वायर की जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो ऑब्वियसली इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को हम कहते हैं, वो बढ़ने लगता है क्योंकि भाई ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी, ज्यादा इनकम होगी, तो ऑब्वियसली जीडीपी तो बढ़ेगी। ओके अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जब भी पैसा स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। स्टॉक 3 तरह का हो सकता है, इन्वेंट्री 3 तरह की हो सकती है। पहला फिनिश गुड्स, मान लो मैं ट्रेडर हूं, मैं बना बनाया रेडीमेड शूज परचेज करता हूं और फिर उसको बेच देता हूं, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ओवर फिनिश्ड गुड्स, इन्वेस्टमेंट ओवर फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सेकंड, सेमी फिनिश गुड्स भी होती हैं जिनको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने रबड़ परचेज की, जो शूज है ना उसका सोल बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज की, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया रॉ मटेरियल के ऊपर, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सेमी फिनिश गुड्स कौन सी होती है? वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो कि भाई मैंने रबड़ परचेज कर ली है, मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, अभी हमारा शूज बनके तैयार नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस है, बन रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। कौन सी? वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं। क्लियर? सो अगर आप स्टॉक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। अच्छा, अब अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस की बात करें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है भाई? सर फिक्स्ड एसेट से तो माना कि इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, इनकम बढ़ती है, ग्रोथ होती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से क्या होता है भाई? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या मिलता है? हेल्प इन मेंटेनिंग द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। जब आप अपनी इन्वेंट्री के ऊपर टाइम टू टाइम पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलता है? आप एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन कर लेते हो, यानी आपके पास जितना स्टॉक होना चाहिए अपनी कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए, वो आपके पास हर वक्त मौजूद रहेगा, कभी भी आपके पास स्टॉक की कमी नहीं होगी। और भाई अगर आपके पास कभी भी स्टॉक की कमी नहीं होगी तो आपका कस्टमर कभी भी आपसे नाराज होकर जाएगा नहीं, उसको कोई दूसरी शॉप नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उसको कोई दूसरा बंदा नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हर बार आपके पास आएगा। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग मिनिमम स्टॉक लेवल। सेकंड, work as a security against the future uncertainty. It will work as a security against future uncertainty. अब आपको तो पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, कब लॉकडाउन लग जाए, कब लॉकडाउन हट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना? कब आपके पास रॉ मटेरियल आना बंद हो जाए, कब आपका सप्लायर आपको सप्लाई देना बंद कर दे, ऐसी सिचुएशन से भी आपको बचना होता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है आपको? इन्वेंट्री के ऊपर टाइम टू टाइम पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी आपको अपने स्टॉक के ऊपर टाइम टू टाइम पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी आए, कोई ऐसा इवेंट आ जाए जो प्रॉब्लमेटिक हो, तो उससे बचा जा सके। थर्ड, इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हो कि बिना रुकावट, बिना खेद, बिना किसी मुश्किल से
आपको इनपुट की सप्लाई मिलती रहे, आपके पास इन्वेंट्री आती रहे, आपका बिजनेस चलता रहे, तो आपको इन्वेंट्री के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर? जल्दी से बता दीजिए। क्लियर? इजी है? इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, ग्रॉस और नेट आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। बहुत सारे अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे, कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, उनको ग्रॉस और नेट का पता होगा। लेकिन अगर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो उसको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो, ग्रॉस का यहां पर मतलब होता है, ग्रॉस का यहां पर मतलब होता है टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट। यानी आपने जितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है और जितना पैसा आपने इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसमें से हम किसी भी प्रकार की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। इसमें से हम किसी भी प्रकार की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें वो पूरा खर्चा जो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किया गया है, प्लस वो पूरा खर्चा जो इन्वेंट्री को एक्वायर करने के लिए किया गया है, वो इसमें काउंट होता है। यानी फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री स्टॉक, दोनों काउंट होते हैं। और इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन समझते हो ना? भाई सिंपल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होती जाएगी। याद है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को तो जरूर आता होगा। कोई भी चीज इस्तेमाल की जाए तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है और वो वैल्यू नहीं रहती, वो वैल्यू नहीं रहती जो हमने एक्वायर की थी। मान लो आपने एक टेबल परचेज किया, फर्नीचर, जो कि फिक्स्ड एसेट है। जब परचेज किया तो 20,000 का किया था। 10 साल यूज करने के बाद बेचोगे तो क्या उतनी वैल्यू का बिक जाएगा? नहीं ना। यूज करने पर उसकी नॉर्मल और वियर एंड टियर तो हुई होगी ना, कुछ ड्रॉबैक्स तो उसमें आए होंगे, कुछ डाउनग्रेड तो हुआ होगा। सो दैट इज डेप्रिसिएशन, यूसेज, यूसेज। ठीक है? सो हाँ, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स फॉर वर्न आउट एसेट, दोनों इंक्लूड होते हैं। नहीं समझ आया? ध्यान से सुनो। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने कहा 5 लाख की मैं एसेट ले लेता हूं, ये आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है, वो जो एसेट आपने ली वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल मान लो चल गई। 5 साल के बाद आपको एक नई एसेट लेनी पड़ेगी। तो पुरानी एसेट को निकालकर भंगार के भाव के बेचकर, है ना, कबाड़ के भाव बेचकर आप एक अगर नई एसेट लेते हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है। ये लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर। क्या लिखा है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स इन प्लेस ऑफ वर्न आउट एसेट। पुरानी एसेट जो बेकार हो चुकी है उसकी जगह नई एसेट लेने को भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। क्या काउंट नहीं होता है इसमें? रिपेयरिंग काउंट नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया था। रिपेयरिंग, मेंटेनेंस चार्जेस काउंट नहीं होते हैं। सो इट मींस इट इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट, इट इंक्लूड्स द रिप्लेसमेंट। भाई अगर आप अपनी कोई फिक्स्ड एसेट रिप्लेस करवाते हो, कोई नई एसेट लेते हो, तो वो तो इंक्लूड होगा। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस अगर आप करवाते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। ओके? अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही, वेरी गुड देवेंद्र, अदिति, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहां पर
नेट इन्वेस्टमेंट की। तो सिंपल है, जब हम अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि भाई जैसे जैसे हम अपनी एसेट को यूज करेंगे डेप्रिसिएशन तो होगी। अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो हमारी कहलाती है नेट इन्वेस्टमेंट। यानी मान लो मैंने मशीनरी परचेज की 8 लाख की और मैंने स्टॉक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया 2 लाख का। 3 साल के बाद डेप्रिसिएशन हो गई 3 लाख, तो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी कहलाएगी? 7 लाख, है ना। 10 लाख हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो वो क्या कहलाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। सो यहां पर भी हमने फॉर्मूला दे रखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ये कहलाती है नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ये भी इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा, लेकिन वैसे ही एक तरह से देखा जाए तो फैन की अगर हम बात करें तो फैन जो है वो कंज्यूमर गुड्स में आता है। हम उसको इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है। हमारे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है, एज अ कंज्यूमर वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो अगर आप अपना पुराना फैन सेल करते हो, नया एक्वायर करते हो, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डेप्थ में स्टडी कर लो ना तो बहुत इजी रहेगा। तो थोड़ा देख लेते हैं, ओवरऑल हम आपको बता देते हैं, हालांकि डेप्रिसिएशन के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर करते हो, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, जैसे जैसे हम उसको यूज करते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती रहती है। यानी डेप्रिसिएशन का मेन रीजन क्या होता है? एक तो टाइम फैक्टर, है कि भाई पुरानी चीज हो गई है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चीज पुरानी होती जा रही है, तो ऑब्वियसली टाइम फैक्टर। दूसरा, भाई जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो उसकी नॉर्मल यूसेज के कारण वैल्यू कम हो जाएगी, जिसको हम वियर एंड टियर कहते हैं, नॉर्मल यूसेज। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि यूज करते करते कई बार वो एसेट जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हो। क्षतिग्रस्त समझते हो ना? डैमेज हो गई हो। ड्यू टू डैमेज मतलब कुछ उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई हो, या फिर पुरानी हो गई हो, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो, आउटडेटेड हो गई हो। तो ये मेन रीजन होते हैं जिसके कारण हमारी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। सो व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर यूज्ड, दे आर गो डाउन इन वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का यहां पर मतलब है आउटडेटेड, मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल यूसेज, वियर एंड टियर, डैमेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटडेशन। पुरानी हो गई है इसके कारण। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन सही से समझ लो, ध्यान से सुनना। आपके पास मान लो कि आपके पास एक 10 लाख की एसेट है। एक फ्रेश पेज पर हम इसको राइट डाउन करते हैं। मान लो कि आपके पास एक 10 लाख की एसेट है और आप ये कह रहे हो कि ये 10 लाख की एसेट जो है वो 10 साल तक चलेगी। 10 इयर्स इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है और 10 साल इस्तेमाल करने के बाद हम इसको 1 लाख में बेच सकते हैं। 1 लाख में हम इसको बेच सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू जिसको कहते हैं। इसका मतलब कुछ भी कर लो, 10 साल के बाद आपको एक नई एसेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एसेट खत्म हो गई होगी, आप इसको और यूज नहीं कर पाओगे, टोटल डिस्ट्रॉय हो गई होगी और आपको ये एसेट भंगार के भाव बेचनी पड़ेगी, कबाड़ी वाले को देनी पड़ेगी, स्क्रैप वैल्यू में सेल करनी पड़ेगी।
इसका मतलब आप 10 साल तक वेट करोगे, उसके बाद पैसे का जुगाड़ करोगे और फिर नई एसेट लेने जाओगे? नहीं भाई, ये तो बहुत दिक्कत होगी। 10 साल तक वेट करते रहोगे और 10 साल के बाद जब अचानक आपकी एसेट टाइम बोल जाएगी, तब मार्केट में जाओगे एसेट लेने, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एकदम से सडनली इतना पैसा अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ फंड रिजर्व करके रख सकते हो। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। सडनली इस लॉस को बियर करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। इस लॉस को बियर करने के लिए आप डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ फंड क्रिएट करके रिजर्व में रखोगे, ताकि जब जरूरत पड़े एसेट लेने की तो आप उस फंड को निकाल के यूज कर सको। सर फंड कितना रखा जाएगा? देखो सिंपल है, 10 लाख की एसेट है, 1 लाख रुपए हम इसको बेचकर कमा सकते हैं। 10 इयर्स इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, यानी एवरी ईयर अगर मैं 90,000 एवरी ईयर अगर मैं 90,000 अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से बचाकर साइड पर रखता जाऊं, तो हर साल में 90,000 और 10 साल के बाद मेरे पास 9 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जिसको मैं नई एसेट परचेज करने के लिए यूज कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो यहां पर देखो लिखा हुआ है, यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर प्रोविजन फॉर फंड। पुरानी टूटी फूटी एसेट को रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ती है। और अगर आप एनुअल बेसिस के ऊपर इस फंड को क्रिएट करना शुरू कर दें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये सेम एग्जांपल यहां पर दे रखी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण भी होती है, यहां पर बताया था ना, टाइम फैक्टर के कारण भी होती है, डैमेज के कारण भी होती है, और जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उसके कारण भी डेप्रिसिएशन होती है। ऑब्सोलेंस, हम इसको क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने के कारण अगर मार्केट में आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो उसको हम ऑब्सोलेंस कहते हैं। ऑब्सोलेंस दो तरह की होती है, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। अब ध्यान से समझना, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड का मतलब है जानते हैं, पता है कि 5 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी और हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। सो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको एडवांस में पता है, आपको पता है कि 5 साल के बाद हमारी ये टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो जाएगी कि इसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। सो ऑब्सोलेंस मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है, उसको हम ऑब्सोलेंस कहते हैं। ऑब्सोलेंस अनएक्सपेक्टेड कब कहलाती है? जिसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, अचानक से हो गई, अचानक से ही हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की। एक्सपेक्टेड यानी जिसके बारे में हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल, भाई टेक्नोलॉजी पुरानी होनी ही होनी है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होनी ही होनी है, कभी ना कभी तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, कभी ना कभी तो कलर टीवी आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पुराने हो जाएंगे, कभी ना कभी एंड्रॉइड मोबाइल आ जाएगा और नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल आउटडेटेड हो जाएगा। पता है, होना ही था और हो भी गया। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि आपको जानकारी थी, जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होगी ही होगी, आपको पता था। कंज्यूमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा, आपको पता है कि कभी ना कभी कस्टमर्स अपना टेस्ट प्रेफरेंस चेंज करेंगे और हो भी रहा है ना। जो ट्रेंड है, जो फैशन है, वो लगातार चेंज हो रहा है, जो क्लोथ्स की वियरिंग स्टाइल है वो भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये भी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में आता है।
सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब डेप्रिसिएशन, वैल्यू का कम हो जाना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का डिक्रीज हो जाना ड्यू टू नोन रीजंस, जिसके बारे में आपको पता है, जिस चीज के बारे में आपको पता है। जैसे टेक्नोलॉजी कभी ना कभी तो पुरानी होगी और कस्टमर्स का टेस्ट कभी ना कभी तो चेंज होगा, तो ये तो एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है? भाई बाढ़ आ गई, मशीन को बहाकर ले गई, अर्थक्वेक आ गया, मशीन धरती में समा गई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि तालाब बन गया, छप्पड़ बन गया, सब बह गया, आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, मशीन तहस नहस हो गई। सो ये अनएक्सपेक्टेड था, इसके कारण हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई। ऑब्सोलेंस है लेकिन एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं, अनएक्सपेक्टेड था। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजंस। जैसे नेचुरल क्लैमिटी, मार्केट में आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो गई, इसको कहते हैं हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर है? लास्ट, डेप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, लास्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम रिमेनिंग के टॉपिक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ जाना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना। और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? ये डेप्रिसिएशन के लॉसेस को प्रोविजन के रूप में क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फंड। मतलब आपको पता है कि 10 साल के बाद एसेट जो है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी और आपको नई एसेट लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, डेप्रिसिएशन के लॉसेस को यूज करते हुए आप कुछ अमाउंट प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ फंड क्रिएट करना शुरू कर देते हो, और फिर इस फंड को आप यूज करते हो कब? जब आपको अपनी एसेट रिप्लेस करवानी होती है 10 साल के बाद। ठीक है? हाँ, अनएक्सपेक्टेड लॉस को हम कैपिटल लॉस भी कहते हैं, बिल्कुल सही ज्योति, वेरी गुड। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम अनएक्सपेक्टेड लॉस भी कह सकते हैं, कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुका है। आने वाले सेशंस में हम स्टॉक फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये भी कवर करेंगे। तो भाई यहां तक अगर कोई डाउट है तो बता दो, डाउट नहीं है तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। बस वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा। किसी भी कंटेंट की जरूरत है, कोई भी आप नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम सारे चैप्टर्स यहां पर आपको करवाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारे रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अदरवाइज लाइव तो हम आपके साथ इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। एनी डाउट? ओके, सो आई थिंक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।